जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। अगर हम भ्रमण पर निकलें और भ्रमण करते करते हम मंदिरों का भ्रमण करें और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ें, हम एक चीज देखेंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो एक जैसे हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो एक जैसे का अर्थ कि वो वास्तुकला में एक जैसे हैं। फिर इनके ट्रांजेक्शन पे जो मंदिर हैं अर्थात मध्य भारत में जो मंदिर देखने को मिलेंगे उसमें उत्तर भारत के मंदिरों के कुछ वास्तुकलाएं होंगी, कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकलाएं होंगी, वो एक जैसे होंगे। तो इनको हम तीन कैटेगराइजेशन में पढ़ते हैं। एक नागर शैली होता है, जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं इनको हम द्रविड़ शैली बोलते हैं, और जो इनके ट्रांजिशन फेज पे हैं उसको हम वेसर शैली बोलते हैं। तो आज हम लोग नागर शैली के मंदिरों को देखेंगे, आज हम लोग नागर शैली के वास्तुकला को देखेंगे अर्थात आर्किटेक्चर को देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। इस मंदिर को देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे ये मंदिर कौन सा है। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम लला का मंदिर है। और अगर जो बात की जाए कि कोई एक बेहतरीन एग्जांपल नागर शैली की इस मॉडर्न टाइम में, तो वो कौन सी है कि जो मॉडर्न टाइम में बना हो, तो वो यही है, राम मंदिर। अब इसमें वो सारे फीचर लगभग हमको दिख जाएंगे जो एक नागर टेम्पल्स में होते हैं, जो नागर शैली के मंदिरों में होते हैं। जैसे इसमें हमको जगती दिखेगा, हमको गर्भगृह दिखेगा, हमको शिखर दिखेगा, हमको इधर मंडप दिखेगा और हमको कलश इत्यादि भी दिखेंगे। अब ये होते क्या क्या है इसको तो अभी आगे हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जो मंदिर हैं इसको सिंबलाइज किया जाता है, इसको माना जाता है, ये मान्यता वाली बात है कि सुमेरु पर्वत का ही सांसारिक रूप है ये नागर शैली के मंदिर। इसके बाद एक बात और हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी खासियत जो नागर शैली के मंदिरों में हमको देखने को नहीं मिलती हैं। पहली चीज, इसमें घुमावदार मीनारें नहीं होंगी। दूसरी चीज, इसमें बाहरी चार दीवारी नहीं होंगी। अगर जो हम द्रविड़ शैली के मंदिर देखेंगे तो उधर हमको बाहरी चार दीवारी, मतलब मंदिर है, मंदिर के बाहर चार दीवारी देखने को मिलेगा और गोपुरम देखने को मिलेगा। गोपुरम क्या, गेटवे होता है, चार दीवारी को एडजॉइन करेगा और वहां से एंट्री होती है। पर इधर गोपुरम भी नहीं देखने को मिलेगा, चार दीवारी ही नहीं है तो गोपुरम कहां से देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमको याद रखने की, यहाँ पर जलाशय भी नहीं देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो द्रविड़ शैली के मंदिर होंगे उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि मंदिर के परिसर में ही जलाशय देखने को मिलेंगे। पर नागर शैली में हमको मंदिर परिसर के अंदर जलाशय देखने को नहीं मिलते हैं आमतौर पर। कुछ एक आध इसके एक्सेप्शन होते हैं, वो देखा जाएगा अभी आगे। फिर आइए बात कर लेते हैं हम लोग वास्तुकला की, आर्किटेक्चर की, कि नागर शैली के मंदिर में क्या क्या खासियत होती है। सबसे पहले मुख्य भाग की बात करेंगे। तो मुख्य भाग कैसा, मंदिर हम क्यों जा रहे हैं, जाहिर सी बात है मंदिर हम जा रहे हैं देवी देवता के दर्शन के लिए। अब एक पर्टिकुलर जगह होगा जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती होंगी, तो वो मूर्ति जहां पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है इसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह में जो भी डीटी होते हैं, डीटी अर्थात जो भी देवी देवता होते हैं, उनकी मूर्ति हमको यहीं पर देखने को मिलेगी। अभी गर्भगृह होता कहाँ है, तो वापस से हम अगर जो इस पिक्चर पर आए तो ये हमको, यहाँ से हमने एंट्री की, ये लास्ट में हमको ये पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हमको शिखर दिख रहा होगा, शिखर के जस्ट नीचे हमको गर्भगृह ये देखने को मिला है। गर्भगृह को हम सैंक्टम सेक्टोरम भी बोलते हैं। मतलब याद क्या रखना है कि गर्भगृह, गर्भगृह से ऊपर हमको कलश दिखेगा, फिर उसके आगे के भी स्ट्रक्चर है वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। गर्भगृह होता कहाँ है ये समझ में आ गया, और गर्भगृह में होता क्या है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर एक और शब्द हमको लिखा दिख रहा है, जगती। जगती क्या दर्शा रहा है, ये हमको एक चबूतरे नुमा आकार, मतलब ये रेज्ड प्लेटफॉर्म दर्शा रहा है जिसके ऊपर ये मंदिर निर्माण हुआ है, ये दिखा रहा है। अब ये दो चीज से मतलब दिखाता है। एक तो अगर जो इसके वास्तुकला की बात कर लिया तो थोड़ा समझिए, ये ऊंचा बना देगा। ऊंचा बनाने का अपना अलग फायदा है कि सामान्य जमीन से, भूमि से ऊंचा रहेगा तो चीजें सुरक्षित रहेंगी। दूसरा, अगर जो इसके तर्क को मतलब इसके फिलॉसफी की बात की जाए तो ये दिखाता है, देखिए ये दिखा देगा कि बात सांसारिकता की है और ये मंदिर है, तो ये दिखा रहा है कि मंदिर जो है ये सांसारिक नियमों से ऊपर है, ये सांसारिक स्थानों से ऊपर है जो मंदिर है। तो ये जगती ये भी चीज दिखाता है कि सांसारिकता से उठा हुआ कोई चीज है तो वो मंदिर है। तो मंदिर कहाँ रहेगा, रेस्ट प्लेटफॉर्म, इसीलिए बनाया जाता है। जो फिलॉसफी की बात की जाए तो ये है। इसके आगे हम लोग कुछ और चीजें देख रहे होते हैं, जैसे हमको मंडप दिखेगा, फिर अंतराल दिखेगा, फिर गर्भगृह हम लोग देख ही चुके हैं, फिर प्रदक्षिणा पथ देखेंगे। अब ये होता क्या क्या है, मंडप, जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश किया, फिर ये हमको पिलर्ड हॉल दिखेगा। अब ये जो पिलर्ड हॉल है यही मंडप है। अब मंडप में काम क्या होता है, तो प्रार्थना करना है, पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ इत्यादि कर्म, जो कर्मकांड करने ही कहाँ होंगे, ये सारे काम मंडप में होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको यहाँ करना है तो यहाँ पर स्पेस है, पहली बात तो यहाँ तो इतनी जगह है नहीं, और अगर हमको आराम से करना है तो ये मंडप का जगह इसलिए दिया गया कि एक साथ कई लोग बैठे हैं यहाँ पर।
संत चर्चाएं कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए, जो भी करना है सारे कार्य आप यहीं कीजिए। कहाँ पर? मंडप में। फिर मंडप के बाद आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा स्पेस, और उस स्पेस के बाद आपको दिख रहा होगा गर्भगृह। तो मंडप से गर्भगृह को जोड़ता है इस स्पेस को, या इस जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मंडप और गर्भगृह को जोड़ने वाला एक छोटा मार्ग अंतराल। अगर जो इसके फिलॉसफी की हम लोग बात कर लें तो अल्टीमेट एम क्या होता है? अगर जो हम सनातन फिलॉसफी की बात कर लें तो अल्टीमेट एम है कि ईश्वर तक पहुंचना, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष से भी बड़ा है कि ईश्वर में विलीन हो जाना, वापस से हम ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वर में ही हमको चले जाना है। इस संसार से ये जो हमारी आत्मा है ये निकल के ईश्वर में ही, परमात्मा में विलीन हो जाए। ये अल्टीमेट सोल, जितने भी मतलब सोल एम है सभी का यही है। किसी भी धर्म की बात कर लें, कोई निर्वाण की बात करेगा, कोई मोक्ष की बात करेगा, हम भी यही बात कर रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात। ऐसे समझ सकते हैं ये आत्मा है। मतलब फिलॉसफी की अगर जो बात करिए कि अंतराल की क्या फिलॉसफी समझी जा सकती है, ये बात हो गया कि यहाँ ईश्वर है और ये हम हैं। हमको ईश्वर तक पहुंचने के लिए सारी सांसारिकता ही छोड़नी पड़ेगी, हमको खुद को खाली करना पड़ेगा, और जैसे हम खुद को खाली करेंगे हम पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, ईश्वर हमको अपना लेंगे। वैसे ईश्वर तो सबको परमानेंट अपनाए हुए हैं ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये थी बेसिक फिलॉसफी अंतराल की। अब इसके आगे हम बात करते हैं प्रदक्षिणा पथ की। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? ये आपको सैंक्टम सेक्टोरम अर्थात ये गर्भगृह के बाहर आपको एक सर्कमबुलेटरी पाथ दिखता होगा, मतलब एक ऐसे घूमने के लिए स्थान दिखता होगा। लोग दर्शन करके आते हैं, फिर भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा, ये प्रदक्षिणा पथ होता है। कुछ मंदिरों में हमको प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है, कुछ मंदिरों में हमको ये देखने को नहीं मिलता है। तो जिन मंदिरों में हमको प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है, हमको याद रखना, उनको हम संधार बोलते हैं। और जिन मंदिरों में हमको ये प्रदक्षिणा पथ देखने को नहीं मिलता है, उनको हम निरंधार बोलते हैं। इस चीज को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने मंडप देखा, अंतराल देखा और प्रदक्षिणा पथ देखा, और गर्भगृह देख ही चुके थे, जगती हम लोगों ने देख ही रखा था। अब उसके ऊपर की बात की जाए तो शिखर, जैसे अभी हम लोग बात किए थे शुरुआत में, जब गर्भगृह की बात की थी वहां पर हम लोग देखे थे कि गर्भगृह से ऊपर शिखर था। तो अब हम शिखर की बात करेंगे। शिखर भी कई रूप से दिखेगा, कहीं पे इसकी बनावट ऐसी है, किसी और जगह पे बनावट अलग है। जैसे अभी हम बंगाल की बात करें, वहां पर दो चाल जैसी चीजें दिखती हैं। तो दो चाल चौचाल क्या होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। शिखर है, ये जनरली क्या होता है, ये टावरिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये गर्भगृह के ऊपर होता है, ये हमको याद रखना है। इसके ऊपर एक और ये आकृति दिख रही होगी, ये आकृति को अम्लक बोलते हैं। अब अम्लक को कैसे देखा जा सकता है? आप लोगों ने आंवले का बीज देखा होगा, आंवले के बीच में भी ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, तो इसको हम अम्लक बोल रहे होते हैं। फिर अम्लक के ऊपर हमको कलश देखने को मिलता है। कलश क्या है? कलश ये सबसे सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। और इसको हम किसका प्रतीक मानते हैं? जो अम्लक है, अम्लक को हम सूर्य और कमल का प्रतीक मानते हैं। और इसके ऊपर कभी कभी हमको ध्वज भी देखने को मिल जाता है, कि इसके ऊपर, कलश के ऊपर। इसके बाद अगर जो हम बात की जाए तो ये पूरी संरचना थी मंदिर की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिकली बेसिक सेंस क्या था। तो हम लोग मंडप देखे, मंडप के बाद अंतराल देखे, अंतराल के बाद हम लोगों ने गर्भगृह देखा, प्रदक्षिणा पथ देखा, फिर हम लोग शिखर की बात की, फिर उसके बाद हम लोग बात की कलश इत्यादि की। ये था मंदिर का कुछ वास्तुकला। अब यहाँ पर एक और चीज, छोटी सी चीज आती है, रथ। तो जैसे त्रिरथ हो गया, पंचरथ हो गया, और सप्तरथ, नौरथ इत्यादि। अब इन रथों को आप महाबलीपुरम वाले पंचरथ से कंपेयर मत कीजिएगा, वो अलग चीज है। उसको हम लोग जब द्रविड़ शैली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो पंचरथ क्या होते हैं। यहाँ पे आप अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ इत्यादि देखे हैं। ये रथ क्या है? ये कुछ नहीं, ये क्रमिक उभार है। किसका क्रमिक उभार है? बाहरी दीवालों का। किसके बाहरी दीवालों का? मंदिर के बाहरी दीवालों का क्रमिक उभार है। तो इसका काम क्या है? इसका बेसिक काम है ब्यूटिफाई करना। किसका ब्यूटिफिकेशन करना? मंदिर के ही सौंदर्य को और बढ़ाने का काम है। पर इसको इतने नाम क्यों दिए गए कि त्रिरथ कहा गया, पंचरथ कहा गया, सप्तरथ कहा गया? तो कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, इसमें सिर्फ इन नामों पर कहे गए। जैसे इसमें आप देखेंगे 1 2 3, तो इसको त्रिरथ कहा गया। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको पंचरथ कहा गया। इसी प्रकार से इसमें 7 है तो सप्तरथ, और आगे 9 दिखेगा आपको तो नौरथ हो जाएगा। तो रथों का कॉन्सेप्ट इस मंदिर में ये है। इसके बाद अगर जो हम मंदिर की एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन का सेंस कि मंदिर की जो संरचना ये हमको कब से देखने को मिली है, कब से जो है ये मंदिर निर्माण देखने को मिला है, या जो आज हमको आकृति मंदिर की दिख रही है, ये क्या शुरू से ही एकदम पुरातात्विक समय से ही चलती आ रही है, एकदम पाषाण काल से चलती आ रही है? मतलब इस चीज को देखेंगे नहीं, तो ये तब से नहीं चलती आ रही है। बहुत पहले प्राकृत पूजा होती थी। अगर जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, वहां पर हम प्राकृत पूजा देखते हैं, और वहां पर हम मंदिर निर्माण या मंदिर जैसे आकृति की चीजें नहीं पाए हुए हैं। ये मंदिर की आकृति हमको कहां पर देखने को मिलती है? गुप्ता पीरियड से, ये हमको गुप्ता एम्पायर से देखने को मिलती है।
उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हमको गुफाओं में पूजा होते हुए दिख जाती थी, या हमको कुछ लकड़ी या मिट्टी इत्यादि से बने हुई चीजें दिखती थी। पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर वो हमको कहां से देखने को मिला, वो हमको गुप्ता पीरियड से देखने को मिला। और पहला ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो मतलब मंदिर को सिंबलाइज कर रहा हो, तो हमको क्या दिखता है, भीतरगांव ईंट मंदिर दिखता है। ये 5th सेंचुरी के आसपास, 4th to 5th सेंचुरी के आसपास का है। और इसमें फ्लैट रूफ दिखते हैं, इसमें हमको शिखर जैसा आकार नहीं देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये क्या है, भीतरगांव का ईंट मंदिर। अब अगर जो बात की जाए कि पहला पायनियर मंदिर बोला जाए कहाँ, नागर शैली का, तो उसको हम दशावतारा टेम्पल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसके ऊपर जो भी हम फ्लैट प्लेटफॉर्म देखे थे, इसके ऊपर हम ये शिखर नुमा आकार भी देखने को पाते हैं। कहां पर? दशावतारा टेम्पल में। ये भी कब? अर्ली 6th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है। किसके कालखंड में? तो वही गुप्ता पीरियड में। और ये है कहां पर? जो दशावतारा टेम्पल है, ये देवगढ़ यूपी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक और चीज की बात करेंगे, पंचायतन स्टाइल। अब ये पंचायतन शैली क्या होती है, तो नाम से ही क्लियर आ रहा है, पंच आयतन। तो इसमें कुछ 5 चीज कुछ होंगी, कुछ ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। तो हाँ, इसमें 5 श्राइन्स की बात है। एक तो ये मुख्य श्राइन है, ठीक है, मुख्य श्राइन के साथ एडजॉइनिंग 4 श्राइन है, मतलब समझिए कि मुख्य मंदिर है। फिर इसके साथ ये छोटे छोटे 4 मंदिर और 4 कोनों पर होंगे। तो इसी को हम 1 2 3 4 जोड़ के पंचायतन स्टाइल मंदिर यही होता है। देखिए इसमें लिखा है ना कि एक मुख्य मंदिर है और फिर चारों कोने पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। इसके आगे अगर जो हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे शिखर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने शिखर की बात की थी कि शिखर किस जगह किस प्रकार का बन रहा होता है, वो उसको डिफाइन करता है। तो टाइप ऑफ शिखर में अगर जो हम बात करें तो ये शिखरी स्टाइल है। तो ये जो आपको शिखारी स्टाइल दिख रही है, शिखारी स्टाइल में क्या होगा, एक आपको मेन शिखर दिखेगा, उसके साथ आपको छोटे छोटे एडजॉइनिंग शिखर दिख रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे एडजॉइनिंग शिखर, इसको हम उर्शृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्शृंग बोलते हैं। और ऐसा हमको स्ट्रक्चर देखने को कहां मिलता है, तो अगर जो आप लोगों ने कंडरिया महादेव टेम्पल देखा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा होगा, किसका? शिखर का। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको शिखारी स्टाइल बोलेंगे। और ये क्या है, छोटे छोटे शिखर को उर्शृंग बोलेंगे। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद हम दूसरे शिखर की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्टिकल वॉल है, इसे ही मोड़ के हम शिखर का आकार दे देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रेखा देवला मंदिर है, मतलब इस शिखर के टाइप को हम रेखा देवला बोलते हैं। और ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलता है? अगर हम लिंगराज की बात कर लें या सन टेम्पल कोणार्क की बात कर लें, बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में ऐसी चीजें हमको देखने को मिल रही होती हैं। अब हम एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। जैसे एक्सेप्शन में हमने देखा था कि जलाशय नागर शैली के वास्तुकला के हिस्सा नहीं थे, पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर हमको जलाशय देखने को मिलते हैं। उनमें से एक प्रमुख मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो मोढेरा सूर्य मंदिर में हमको ये सूर्य कुंड जैसी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो कुंड है, जो ताल है, ये मंदिर प्रमाइस का स्ट्रक्चर नहीं होता नागर शैली में, ये द्रविड़ शैली का है स्ट्रक्चर। ये हमको कहां पे देखने को मिला है? नागर शैली में। अगर जो कभी आ जाए, कोई पूछ ले, तो हमको एक्सेप्शन के तौर पर ये याद रखना कि हाँ ऐसा होता है। और जो बाहरी 4 दीवारी होती है, तो वो भी कुछ उड़ीसा के मंदिर, वहां पर हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो एक्सेप्शन के रूप में हम इस चीज को देख लेते हैं। इसके साथ ही हाँ, एक चीज और, अभी बात हम लोग पीछे किए थे दो चाल और चौचाल की बात, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दो चाल चौचाल को कैसे समझ सकते हैं? दो चाल मतलब उसमें हट नुमा आकार होगा, जो मंदिर होगा, मंदिर का शिखर ऐसे होगा, मतलब एक ऐसे रूफ बनेगा, एक रूफ ऐसे बनेगा। कैसे, ये देखते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों ने हट बनाया हुआ, जब हम लोग लैंडस्केप फॉर्मेशन करते थे, लैंडस्केप बनाते थे, तो वहां पर हम लोग हट बनाते थे, तो ऐसे करके। तो एक ये है और एक दूसरी तरफ है, तो इसको हम दो चाल बोलेंगे। अगर जो हमारा श्राइन ऐसे दिखेगा, मतलब हमारा ये जो शिखर है ऐसे दिखेगा, अब यही जो आकृति है हमको चारों तरफ दिखेगी, तो ये चौचाल हो जाएगा। और ये है कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में जो मंदिर है, वहां पर हमको दो चाल और चौचाल चीजें देखने को मिलती है मंदिर के वास्तुकला में। तो ये थी कुछ चीजें हमारी नागर वास्तुकला की चीजें कि नगरा टेम्पल क्या होते हैं, इनकी वास्तुकलाएं कैसी होती हैं, इनमें कुछ जो विशेषताएं थी, ये हम लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ जो कुछ और आपको जानना होगा, तो आप इस चीज को जानने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के जय हिंद सभी को।